हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? चलिए तो वंस अगेन हम लोग चलते हैं। आप लोगों को आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेने वाला हूं और बताने वाला हूं कि आप लोग कैसे एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइज्ड कल्चर ख़त्म करने वाले हैं और मैं चाहूँगा कि उसको जल्द से जल्द ख़त्म करके आप लोग को प्रैक्टिस के लिए मैं डाल दूँ। आपका ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो गया, क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो गए और अभी जो बताने वाला हूँ उसका नाम है एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले जानिए, एक्सप्लेनेशन जो है वो एक्सप्लेन करने आएगा, यानी कहने का मतलब कि एक्सप्लेन आएगा तो आप लोग कैसे करेंगे, एक्सप्लेन को कैसे करना है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि आपका एक्सप्लेनेशन 6 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी 6 ऑप्शंस दिए रहेंगे और उनमें से बनाना है 2 को, यानी 2 क्वेश्चन का जवाब देना है, एक्सप्लेन करना है 2 का, और वो भी 4-4 मार्क्स के रहेंगे, 4-4 मार्क्स के रहेंगे। याद रखिए, क्वेश्चन आंसर तो आप लोग को 2-2 मार्क्स के रहेंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन आप लोग को एक एक्सप्लेनेशन 4 मार्क्स के रहेंगे। और 2 टाइप बनाया हुआ रहेगा, एक पोएम पार्ट की तरफ और एक प्रोज पार्ट की तरफ, और हर एक में 3 ऑप्शन रहेंगे, एक को बनाना है, फिर 3 ऑप्शन रहेंगे, एक को बनाना है, यानी एक का करो बनाना है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग को एक्सप्लेन कैसे करना है, तो ये पहले जानिए। एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले आप हर एक चैप्टर के लेखक के नाम तो याद है ना, बिल्कुल याद है। उसके बाद लेखक का नाम याद है, अगर उनके ड्वेलिंग प्लेस याद है, स्थान याद है, उनका जन्म स्थान वगैरह याद है, तो आपके एक्सप्लेनेशन और भी बेहतर बनेंगे। ऐसे में ज़्यादा कचरा नहीं बना कर दिया हूँ, आप लोग को मैं बुद्धि बता रहा हूँ, आप लोग को विवेक दे रहा हूँ, आप लोग को अंदर एक पावर दे रहा हूँ कि आप अगर चैप्टर के नाम याद रख रहे हों, उनके जन्मदिन या फिर उनके ड्वेलिंग प्लेस यानी जहाँ वे निवास किए, जहाँ से उनका जन्म हुआ, वही सब अगर याद रखते हैं, फिर किस टाइप का वो कहानी है, प्रोज है, जो किस टाइप का कहानी रहेगा, किस टाइप का कविता पोएम रहेगा, अगर वो जानते हैं तो आप एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करके आप बता सकते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए कि अगर इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर चल रहे हैं, तो आप जानते हैं कि लेखक का नाम महात्मा गांधी है, बिल्कुल जानते हैं। उसके बाद ये भी जानते हैं महात्मा गांधी जो है इंडियन राइटर है, बिल्कुल सही। और ये भी जानते हैं कि यह जो आप चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वह एक ऐसे है, ये भी जानते हैं। तो आप एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया से आप लोग कर लीजिएगा। और कैसे, तो सुनिए। सबसे पहले अगर किसी भी तरह कहीं से भी, ये जरूरी नहीं कि आप कभी कभी क्या करते हैं कि पीछे जो क्वेश्चंस रहते हैं वो ढूंढते रहते हैं, एग्जाम में वो कभी पूछते ही नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन का मतलब अभी आप लोग 10+2 में है, यानी आपके अंदर की पावर को पूछता है, आपके अंदर का इंटेलिजेंस क्या है, व्हाट इज़ द इंटेलिजेंस ऑफ योर माइंड, आपके माइंड का इंटेलिजेंस पावर क्या है, वो आपको देखता है। कहीं से भी एक पार्ट काट देगा सेंटेंस का, यानी आपका चैप्टर का, और उसको एक्सप्लेन करने कहेगा कि आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। अब कैसे, आपके आइडिया को देखता है। जो वहाँ चेक करते हैं कॉपी, वो आपके आइडिया को देखते हैं कि आपका जो आइडियाज़ जो है कैसा है, कैसे आप एक्सप्लेन करते हैं। तो कहीं से भी काटे, कहीं से भी तोड़े, एक्सप्लेन आप सीखेंगे। और कैसे, बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक। सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बताता हूँ कि जब भी एक्सप्लेन करें तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि अगर पोएम पार्ट से अगर कोई पंक्तियाँ काट कर आपको एक्सप्लेन करने बोलता है तो उसको स्टेंजा नाम दीजिएगा, ठीक है। स्टेंजा, क्या बोलिएगा? स्टेंजा लिखिएगा। दिस स्टेंजा, एकदम सिंपल वे में बताता हूँ। दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम फलना चैप्टर, यहाँ तो लिखते हैं। अगर आपका प्रोज पार्ट से, यानी जिसको हम लोग गद्यांश बोलते हैं, उधर से अगर काटता है तो उसको आप स्टेटमेंट बोलिएगा या दिस लाइन बोलिएगा। दिस लाइन तो सब में कॉमन चलेगा, लेकिन स्टेटमेंट बोलिएगा, ठीक है। दिस लाइन और दिस लाइन तो सब में चलेगा, वो तो बोल सकते हैं दिस लाइन या दिस लाइन या दिस लाइन्स हैज़ बीन टेकन फ्रॉम फलना चैप्टर, लेकिन आप सही तरीका में चलिए। स्टेटमेंट और एक स्टेंजा, कविता वाले पार्ट का जो एरिया होता है, कविता वाले जो पंक्तियाँ होती है वो स्टेंजा कहलाती है, जबकि ए जो प्रोज हो गए उसके पार्ट्स जो होते हैं वो स्टेटमेंट होते हैं। तो याद रखिएगा। और ये दोनों से अगर मुक्ति पाते हैं तो लाइन तो बिल्कुल क्लियर है। लाइन, दिस लाइन्स या दिस लाइन, एक सेंटेंस से दिस लाइन, एक से अधिक सेंटेंस दिया हुआ रहे तो दिस लाइन्स, समझ गए होंगे। वो कहीं भी चलेगा, कहीं भी दौड़ेगा। तो ऐसे याद रखिए, स्टेटमेंट एंड स्टेंजा या दिस लाइन या दिस लाइन्स। अगर एक से अधिक सेंटेंस में दिया रहे तो दिस लाइन्स हैज़ बीन, सॉरी दिस लाइन्स हैव बीन वहाँ लगे, और दिस लाइन
हैज़ बीन। तो चलिए हम लोग इंडियन सिविलाइज कल्चर को व्याख्या करेंगे। तो हम तो आपको कम शब्द समूहों में देना चाहेंगे ताकि आप उसको पढ़कर एक दो बार में याद कर ले, बना ले, लेकिन आप उसको कैसे बढ़ाकर लिख सकते हैं उसके लिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले लिखेंगे दिस स्टेटमेंट, अगर इंडियन सिविलाइज कल्चर चल रहे हैं तो दिस स्टेटमेंट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, और इंडियन सिविलाइज कल्चर उसी में ऐड कर लीजिएगा विच इज़ एन एसे, जो एक एसे है, और उसमें और ऐड कर सकते हैं कि दिस एसे हैज़ बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। थोड़ा सा अच्छा हो गया, लेकिन अच्छा हो गया, आप बढ़ाने की क्षमता बढ़ गई आपको। तो इसी तरह से और भी जो उसमें एक्सप्लेन करना उसके बारे में हम लोग को बताना है, क्या एक्सप्लेन करना है। तो आइए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है, अगर हम ना भी दिखाई दे तो स्क्रीन जरूर देखिए, क्योंकि थोड़ा सा बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम आ रहा था कि सर क्वेश्चन जो बताते हैं या जो कुछ भी आप देते हैं वो स्क्रीन पर साफ नहीं दिखता है, क्योंकि स्क्रीन पर मैं छोटा करके देता हूं और मैं भी अपना चेहरा दिखाना चाहता हूं, इसलिए ऐसा दिखते हो रही है। तो आज हो सकता है चेहरा ढक लूँ, दिक्कत ना हो। तो चलिए आप लोग के लिए मैं आ रहा हूँ, एक्सप्लेन करना है, 4 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, हर लोग ज़रूर उसको देखिए, बार बार सुनिए, लिखिए, और लिखकर पूरे चैप्टर का इंडियन सिविल कल्चर का पूरा प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव हो गया, उसके बाद क्वेश्चन आंसर हो गए, उसके बाद एक्सप्लेनेशन हो गए एंड समरी हो गए। सबको 1 2 3 4 पेज जितना में एडजस्ट हो बनाकर मेरे पास मैसेज करें, भेजें। तो चलिए पहला क्वेश्चन, पहला है सिविलाइजेशन। देखिए स्क्रीन पर आ रहा है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट मैन पाथ ऑफ ड्यूटी। यानी सिविलाइजेशन आचरण का वह पैमाना है, पैमाना मैंने मापने का यंत्र, आचरण को मापने का काम कौन करता है? सिविलाइजेशन। मैंने ये पढ़ाया था, सिविलाइजेशन को यानी आचरण को मापने का काम कौन करता है? सिविलाइजेशन। तो सिविलाइजेशन आचरण को मापने का वैसा पैमाना है जो किसी व्यक्ति को कर्तव्य का रास्ता दिखाता है, व्यक्ति को कर्तव्य का मार्ग दिखाता है। इसको व्याख्या करना है महात्मा गांधी के द्वारा। सबसे पहले लिखिए दिस स्टेटमेंट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। ज़्यादा शब्द समूह नहीं देंगे हम, आप उसको और कंडक्ट कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। चलिए एक्सिट करेंगे आप लोग अपने आप में, उसमें आप लेखक का नाम जोड़ना चाहते हैं तो ऐसे भी तो मैं जोड़ सकते हैं। यह स्टेटमेंट जो है लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से। थ्रू दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के माध्यम से महात्मा गांधी डिस्क्राइब्स करते हैं, वर्णन करते हैं द रियल सेंस ऑफ सिविलाइजेशन, मैंने सिविलाइजेशन का असली सेंस, असली भाव व्यक्त करना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू से दैट, वे कहना चाहते हैं कि सिविलाइजेशन इज ए टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, सिविलाइजेशन भी एक प्रकार का जो है ना इंस्ट्रूमेंट है, औजार है, which shows the real path of man, साधन औजार जिसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, जो which माने होता है जो, shows माने बताती है, दिखाती है, the real path of man, किसी व्यक्ति को सही रास्ता दिखाती है। सिविलाइजेशन वर्ड कम्स फ्रॉम सिविलाइज्ड, सभ्य, सभ्य से बना सभ्यता, यानी सभ्यता उसी में होगा, वही सभ्यता से लिंक्ड है जिसके अंदर सभ्य, जो सभ्य व्यक्ति है, जो सभ्य नहीं है वह वेस्टर्न सिविलाइजेशन से बिलोंग करेगा, यानी वह अनसिविलाइज्ड है। कहते हैं इट जेनरेट्स मोरल वैल्यूज़ इन ऑल ह्यूमन बींग्स। कहते हैं यह सिविलाइजेशन जो है वह जेनरेट्स करता है, पैदा करता है, निर्मित करता है मोरल वैल्यूज़, नैतिक गुणों को पैदा करता है इन ऑल ह्यूमन बींग्स, माने सभी मानव में, सही मानव में यह नैतिक मूल्यों को पैदा करता है। कौन? सिविलाइजेशन। कहते हैं अगला क्वेश्चन है, आप लोग जरूर लिखिएगा, इसको बार बार सुनिए, ज़्यादा फायदा करेगा। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। महात्मा गांधी अपने राज्य के बारे में बताए थे। गुजरात लोगों का कहना है कि सिविलाइजेशन का मतलब अच्छी आचरण होती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा बात बोले हैं। तो आइए इसको भी हम उसी तरह से लैंग्वेज देंगे, उसी तरह का वे मैं रखूँगा जिस तरह का ऊपर सेंटेंस में दिया हूँ, उसको आप और भी एक्सटेंडेशन कर सकते हैं और भी उसको बढ़ा सकते हैं। आपको मैं विवेक बुद्धि दे दिया, आपको माइंड पावर यूज़ करना है। कहते हैं स्टेटमेंट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। ये स्टेटमेंट जो है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर एकदम सेम वे, सेम तरीका, सेम वे चल रहा हूँ, ताकि आप एक तरह के सेंटेंस को आप जब बार बार यूज़ करेंगे
तो डिफिनेटली आप उसको सही रास्ता दे देंगे। कहते हैं दिस स्टेटमेंट हैज बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविल कल्चर, हम सेम है। थ्रू दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के माध्यम से गांधी जी गांधी जी जो एक्सप्रेस करते हैं द रियल मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन का असली अर्थ बताते हैं। थ्रू हीज स्टेट, अपने स्टेट के माध्यम से, अपने स्टेट की बात बोले हैं ना कि गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, तो अपने स्टेटमेंट के माध्यम से वो बताना चाह रहे हैं। कहते हैं अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन, गांधी जी के अनुसार गुजरात के लोग का कहना है, या ऐसे भी जोड़ सकते हैं द गुजराती इक्विवेलेंट, या अकॉर्डिंग टू गुजरात के लोग, या अकॉर्डिंग टू द पीपल ऑफ गुजरात भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए आराम से, अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, यानी सिविलाइजेशन का मतलब जो होता है गुजराती लोगों के अनुसार वो अच्छी आचरण होता है। दैट आवर सिविलाइजेशन से, जो हमारी सिविलाइजेशन कहती है वही गुजरात की सिविलाइजेशन भी बता रही है कि अच्छी आचरण होना चाहिए। हमारी सिविलाइजेशन भी वही कहती है कि हमारी सिविलाइजेशन भी वही बोलती है जो गुजरात की सिविलाइजेशन, गुजरात के लोगों ने कहा है। तीसरा क्वेश्चन जरूर इसको लिखिए, बार बार पढ़िए। ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। बहुत ही अच्छा छठा पॉइंट का एक टॉपिक है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। ऐसे क्या बहुत ही अच्छा टॉपिक बोले थे कि जरूरी नहीं कि जिस व्यक्ति के पास धन है वह खुश रहेगा और जिसके पास धन ना हो वह दुख में रहेगा। यह कभी जरूरी नहीं है, क्योंकि आज तो वही व्यक्ति गरीब दिखते हैं, वही व्यक्ति दुख में दिखते हैं जो धनी हैं, और वही व्यक्ति खुश मिजाज दिखते हैं, वही व्यक्ति खुशहाल दिखते हैं जो गरीब है। अमीर दुख में और गरीब खुश दिखते हैं। इसको व्याख्या करना है। तो आइए, दिस स्टेटमेंट हैज बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। थ्रू दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के माध्यम से गांधी जी वांट्स टू से, गांधी जी कहना चाहते हैं कि दैट ए पर्सन हु हैज़ कंटेनमेंट, जिसके पास संतुष्टि होती है, जिस व्यक्ति के पास, ए पर्सन हु हैज़ कंटेनमेंट, जिसके पास संतुष्टि होती है, इज़ रियली हैप्पी, वही वास्तव में खुश है। और अमीर लोग के पास संतुष्टि होती ही नहीं तो खुश कैसे रहेंगे। यानी महात्मा गांधी स्पष्ट किए, जिसके पास संतुष्टि होती है वह खुश होता है। एंड द रिच हैव अ लॉट ऑफ टेंशंस एंड नो कंटेनमेंट सो दे कांट बी हैप्पी। बहुत अच्छी बात है, हमें आपको बहुत अच्छा से अरेंज करके दिया हूँ, मैं अरेंज करके बहुत अच्छा से यहाँ दिया हूँ पार्ट की। कहते हैं कि धनी लोग के पास बहुत सारे टेंशंस होते हैं, बिल्कुल होते हैं, और उसके पास तो संतुष्टि होती ही नहीं। यानी जिनके पास बहुत सारे टेंशंस हो और संतुष्टि है ही नहीं, वो कैसे खुश हो सकते हैं। यानी महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया इस ऐसे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दे कांट बी हैप्पी, वे खुश नहीं हो रह सकते हैं। बट द पुअर हैव नो मच वेल्थ, लेकिन गरीब के पास ज़्यादा धन भी नहीं होता है। बट दे हैव कंटेनमेंट, लेकिन उनके पास संतोष होता है। सो दे आर रियली हैप्पी, इसलिए वे ज़्यादा और वास्तव में खुश होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए चौथा भी चलते हैं। ट्रू, देयर वर डंग हिप्स हेयर एंड देयर बट देयर आर रिच ट्रेजर्स बरीड अंडर देम। महात्मा गांधी अपना 19, 20, 21 इसी तरह से पॉइंट में 16, 17, 18, 19 लगभग 19 पॉइंट में बताए थे कि ये बात सत्य है कि हमारे देश में यहाँ वहाँ कूड़े करकट है। यानी डंग हिप्स का मतलब होता है गोबर का ढेर, हर जगह कचड़े ही कचड़े दिखाए जाते हैं, लेकिन उन कचड़ों के नीचे, उन गोबर को ढेर के नीचे अच्छे ही खजाने गड़े हैं। अच्छे ही खजाने का मतलब मैंने समझाया था कि उस ढेर से भी, उस कचड़ों को भी लोग हमारे देश की मिट्टी को उर्वर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और आप जानते हैं मेरे देश की धरती मेरे देश की मिट्टी से जो चीज़ उगलता, यानी कह सकते उगता है, वह सोना की तरह होता है। मेरे देश की धरती उगले हीरा मोती, ये तो आप सुने भी होंगे। ये कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि उस अच्छे खजाने, उसमें अच्छे खजाने मतलब समझते हैं, हीरा मोती नहीं, उसको भी हम लोग बहुत उपयोग में लाते हैं। तो जिस चीज़ को उपयोग में लाते हैं वह बिल्कुल खजाने की तरह, बिल्कुल वह यूज़फुल है, बिल्कुल वह प्रीसियस है हमारे लिए। तो कहते हैं बिल्कुल अच्छी बात, दिस स्टेटमेंट हैज बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविल कल्चर। यह भी इंडियन सिविल कल्चर से लिया गया, एकदम बिल्कुल सेम वे आप सीख सकते हैं। एंड थ्रू दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के माध्यम से गांधी जी वांट्स टू से अबाउट हिज सिविलाइजेशन कल्चर। गांधी जी अपने सिविलाइजेशन और कल्चर के बारे में बोलना चाहता है। ही सोच, दिखाते हैं, बताते हैं दैट इंडिया में भी फिल्दी, इंडिया में भी फिल्दी मैंने गंदा इसको बोलते हैं। भारत हो सकता है गंदला,
माने गंदा हो सकता है, बट इट्स सिविलाइजेशन इज़ वेरी गुड, लेकिन इसकी सिविलाइजेशन बहुत अच्छी है। एंड इट जनरेट्स मॉरल क्वालिटीज़, और यह नैतिक गुणों को पैदा करता है, क्रिएट करता है, जनरेट करता है। इंडियन सिविलाइजेशन आल्सो टीचेज अस रियल पाथ ऑफ ड्यूटी। इंडियन सिविलाइजेशन हम लोग को वास्तविक रास्ता दिखाती है, वास्तविक पथ दिखाती है, कर्तव्य का रास्ता दिखाती है। एंड हैज़ ए लॉट ऑफ गुड क्वालिटीज़, और बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण भी है। दैट आर द ट्रेजर्स ऑफ आवर कंट्री, जो हमारे देश के लिए क्या है, खजाने, जो हमारे देश के लिए क्या है, खजाने। इस तरह से व्याख्या कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यानी कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि ये महात्मा गांधी कहना चाहते हैं कि इंडिया में गंदला तो ज़रूर है, लेकिन यहाँ की सभ्यता बहुत शुद्ध है। यानी इन के बीच भी रहकर हम लोग बिल्कुल अपनी सिविलाइजेशन को अच्छा रखे हुए हैं। तो आइए, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस चारों क्वेश्चंस को, चारों एक्सप्लेनेशन को सही ढंग से समझ गए होंगे। नहीं तो बार बार इसको पढ़िए, देखिए, और कॉपी पर लिख के मेरे टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे पहला जिनका मैसेज आएगा उन्हें, और दो चार पढ़कर बार सुनकर इनका पहला मैसेज आएगा, उन्हें मेरे तरफ से यहाँ से इनाम। चलिए, ओके, दैट्स ऑल।